अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक मुश्किल सच स्वीकार करना होगा। इंसान हमेशा वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाई देता है। जो व्यक्ति आपके सामने मुस्कुरा रहा है, जरूरी नहीं कि वह अंदर से भी उतना ही खुश हो। जो व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास से बात कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसे खुद पर उतना ही भरोसा हो। और जो व्यक्ति किसी दूसरे की गलती पर बहुत गुस्सा करता है, हो सकता है कि वही गलती उसके अंदर भी मौजूद हो। इंसान का व्यवहार अक्सर उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं, इच्छाओं और डर से तय होता है। यही रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का एक महत्वपूर्ण विचार है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम पूरी तरह रैशनल हैं। हम सोचते हैं कि अपने फैसले हम सोच समझकर लेते हैं, लेकिन असल में हमारी भावनाएं हमारे फैसलों पर उससे कहीं ज्यादा असर डालती हैं, जितना हम स्वीकार करना चाहते हैं। कभी किसी ने आपको ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद नहीं आई और आपने बिना सोचे जवाब दे दिया। कुछ देर बाद आपको लगा कि शायद आपने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय फैसला आपका शांत दिमाग नहीं ले रहा था, फैसला आपकी भावना ले रही थी। और यही इंसानी प्रकृति का पहला बड़ा रहस्य है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने फैसलों के मालिक हैं, लेकिन कई बार हमारी भावनाएं हमसे पहले फैसला कर चुकी होती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको एक बार धोखा दिया। अब जब भी कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है, आप उसके व्यवहार को पुराने अनुभव की नजर से देखने लगते हैं। वह व्यक्ति शायद ईमानदार हो, लेकिन आपका दिमाग कहता है सावधान रहो, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। यानी आप सामने वाले इंसान को नहीं देख रहे, आप अपने पुराने अनुभव को देख रहे हैं। यही कारण है कि हमारा अतीत कई बार हमारे वर्तमान को नियंत्रित करता है। हम सोचते हैं कि हम लोगों को समझ रहे हैं, असल में हम अपनी यादों के आधार पर उन्हें समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही गलती रिश्तों में भी होती है। किसी ने आपका मैसेज तुरंत रिप्लाई नहीं किया, आपका दिमाग तुरंत कहानी बना सकता है। शायद वह नाराज है, शायद वह मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद उसे मेरी परवाह नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? शायद वह व्यस्त हो, शायद उसका फोन उसके पास ना हो, या शायद उसने मैसेज देखा ही ना हो। लेकिन हमारा दिमाग खाली जगहों को कहानी से भर देता है। यही हमारी इमोशनल नेचर है। हम सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हम उन घटनाओं के बारे में अपनी बनाई हुई कहानी पर प्रतिक्रिया देते हैं। और कई बार हमारी बनाई हुई कहानी वास्तविकता से बिल्कुल अलग होती है। यही वजह है कि इंसानों को समझना इतना मुश्किल है। हर इंसान अपने साथ एक पूरी कहानी लेकर चलता है। उसके बचपन के अनुभव, उसके डर, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी असुरक्षाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी यादें और उसके अंदर छिपी हुई वह पहचान जिसे वह दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। आप किसी इंसान से सिर्फ 10 मिनट बात करके उसकी पूरी कहानी नहीं जान सकते। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर ऐसा करने की कोशिश करते हैं। हम किसी की एक गलती देखते हैं और उसके पूरे चरित्र का फैसला कर देते हैं। किसी को एक बार गुस्सा करते देखते हैं और कह देते हैं कि वह गुस्सैल इंसान है। किसी को एक बार झूठ बोलते देखते हैं और मान लेते हैं कि वह हमेशा झूठ बोलता है। लेकिन इंसान इससे कहीं ज्यादा जटिल है, और यही हमें खुद के बारे में भी समझना होगा। क्योंकि जिस तरह हम दूसरों को गलत समझते हैं, उसी तरह हम खुद को भी गलत समझ सकते हैं। हम अक्सर अपने बारे में एक इमेज बना लेते हैं। मैं बहुत शांत इंसान हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, मैं दूसरों से अलग हूं। लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति उस इमेज को चुनौती देती है, हमारा ईगो सक्रिय हो जाता है। फिर हम अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को अपनी बनाई हुई पहचान टूटते हुए देखना पसंद नहीं होता। यही कारण है कि कोई व्यक्ति अपनी गलती साबित होने के बाद भी बहस करता रहता है। उसे सच्चाई से ज्यादा अपनी इमेज की चिंता होती है। और यही ईगो और ह्यूमन नेचर के बीच का एक गहरा संबंध है। हम सिर्फ दुनिया से नहीं लड़ते, कई बार हम अपने ही बारे में बनाई हुई कहानी को बचाने के लिए लड़ते हैं। अब एक और दिलचस्प बात समझिए। इंसान खुद को रैशनल समझता है, लेकिन जब भावनाएं बहुत मजबूत होती हैं
तो उसकी सोच बदल जाती है। गुस्से में लिया गया फैसला और शांत दिमाग से लिया गया फैसला अक्सर बिल्कुल अलग होता है। जलन में देखी गई दुनिया अलग होती है, डर में देखी गई दुनिया अलग होती है और बहुत ज्यादा उत्साह में देखी गई दुनिया भी अलग होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो उसके लिए बड़े फैसले लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस समय वह पूरी तस्वीर नहीं देख रहा होता। वह सिर्फ वही देख रहा होता है जो उसकी भावना उसे दिखा रही है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी इमोशंस को खत्म कर देना चाहिए? नहीं, इमोशंस इंसान होने का हिस्सा है। समस्या इमोशंस में नहीं है। समस्या तब होती है जब हम अपनी इमोशंस को समझे बिना उनके अनुसार एक्शन लेने लगते हैं। अगर आपको गुस्सा आया तो गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से में तुरंत कोई बड़ा फैसला लेना गलत हो सकता है। अगर आपको किसी से जलन हुई तो भावना आ जाना आपको बुरा इंसान नहीं बनाता, लेकिन उस भावना के कारण दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक अलग बात है। यानी असली ताकत भावनाओं को दबाने में नहीं है, असली ताकत उन्हें पहचानने में है। जब आपको पता होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तब आपके पास चुनाव होता है। आप तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं या कुछ देर रुककर सोच सकते हैं, और यही अवेयरनेस आपको दूसरों से अलग बनाती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी भावनाओं को समझना शुरू कर दें तो क्या आप दूसरों को भी बेहतर समझ पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि इंसान की ह्यूमन नेचर में कई चीजें कॉमन होती हैं। लोग सम्मान चाहते हैं, लोग स्वीकार किए जाना चाहते हैं, लोग अपनी इमेज बचाना चाहते हैं, लोग तुलना करते हैं, लोग असफलता से डरते हैं, लोग चाहते हैं कि दूसरे उन्हें महत्वपूर्ण समझें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग अक्सर अपने बारे में एक अच्छी कहानी पर विश्वास करना चाहते हैं। अगर आप इन चीजों को समझना शुरू कर देते हैं तो लोगों के व्यवहार को समझना आसान होने लगता है। आपको हर बार उनके शब्दों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आप उनके एक्शंस को देख सकते हैं, उनके पैटर्न्स को देख सकते हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं को देख सकते हैं, क्योंकि लोग जो कहते हैं वह हमेशा उनकी असली भावना नहीं बताता, लेकिन वे बार बार क्या करते हैं यह बहुत कुछ बता सकता है। इसीलिए अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हैं तो सिर्फ उसकी बात मत सुनिए, उसका व्यवहार देखिए। वह उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जिनसे उसे कोई फायदा नहीं मिलता। वह आलोचना मिलने पर क्या करता है, वह अपनी गलती होने पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, वह किसी दूसरे की सफलता देखकर खुश होता है या असहज। इन छोटी छोटी चीजों में ह्यूमन नेचर छिपी होती है। लेकिन यहां एक सावधानी भी जरूरी है। लोगों को समझने का मतलब यह नहीं कि हर किसी पर शक करना शुरू कर दें। अगर आप हर इंसान के पीछे कोई हिडन मोटिव खोजने लगेंगे तो आप खुद एक नई समस्या पैदा कर लेंगे। समझदारी का मतलब प्रणोया नहीं है। समझदारी का मतलब है ऑब्जर्व करना, फिर समझना और उसके बाद निर्णय लेना। किसी को तुरंत अच्छा या बुरा घोषित करने की जरूरत नहीं है। समय दीजिए, व्यवहार देखिए, पैटर्न्स देखिए और फिर अपना फैसला बनाइए, क्योंकि इंसान को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समय के साथ देखना। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी जलन को पहचान पाएंगे, आप दूसरों की जलन को भी समझ पाएंगे। जिस दिन आप अपने डर को समझ पाएंगे, आप दूसरों के डर को भी पहचान पाएंगे। और जिस दिन आप अपनी इमोशनल रिएक्शंस को समझना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको समझ आएगा कि बाकी लोग भी हमेशा उतने रैशनल नहीं होते जितने वे दिखाई देते हैं। इंसान को समझने की यात्रा दूसरों से नहीं, खुद से शुरू होती है। और अब असली सवाल सामने आता है, अगर हमारी इमोशंस हमारे फैसलों को इतनी आसानी से प्रभावित कर सकती हैं, तो क्या हम सच में अपने फैसलों के मालिक हैं, या हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो चुपचाप हमें एक दिशा में धकेलती रहती है? अगले पार्ट में हम इसी रहस्य को समझेंगे। हम जानेंगे कि इमोशनल सेल्फ सबोटेज कैसे काम करता है, लोग छोटी सी बात पर इरेशनल क्यों हो जाते हैं, और कैसे आप अपने दिमाग के उस हिस्से को पहचान सकते हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहा होता है। क्योंकि दूसरों को समझने से पहले
आपको अपने अंदर छिपे इंसान को समझना होगा। इंसान खुद को रैशनल समझता है। उसे लगता है कि वह हर फैसला सोच समझ कर लेता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। हम पहले कुछ महसूस करते हैं और उसके बाद उस भावना को सही साबित करने के लिए कारण ढूंढते हैं। यानी कई बार फैसला दिमाग नहीं लेता, फैसला भावना लेती है और दिमाग बाद में उसकी कहानी लिख देता है। मान लीजिए किसी दोस्त ने आपको एक दिन ठीक से जवाब नहीं दिया। आपके मन में तुरंत एक विचार आता है, शायद वह मुझसे नाराज है। फिर दूसरा विचार आता है, शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। और कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग एक पूरी कहानी बना देता है। लेकिन असली सच्चाई क्या थी? शायद वह परेशान था, शायद उसका दिन खराब था, शायद उसे खुद किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आपने उसकी वास्तविक स्थिति जानने से पहले ही अपनी भावना के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया। यही इमोशनल रिएक्शन है, और अगर हम इसे समझ नहीं पाए तो छोटी सी घटना भी बड़ी समस्या बन सकती है। इंसानी दिमाग का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षा चाहता है। जब उसे कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे वह समझ नहीं पाता, तो वह तुरंत उसका मतलब निकालने की कोशिश करता है। यही वजह है कि हम अधूरी जानकारी से भी पूरी कहानी बना लेते हैं। किसी ने हमें देखा लेकिन मुस्कुराया नहीं, हम सोचते हैं कि वह हमें पसंद नहीं करता। किसी ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, हम मान लेते हैं कि वह हमारा सम्मान नहीं करता। किसी और को हमसे ज्यादा तारीफ मिल गई, हमें लगता है कि शायद हम कम महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई भी निष्कर्ष जरूरी नहीं कि सच हो, लेकिन हमारी भावना उसे सच जैसा महसूस करा देती है। यही सबसे बड़ा खतरा है। किसी भावना का मजबूत होना यह साबित नहीं करता कि वह भावना सही है। अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि खतरा निश्चित है। अगर आपको जलन हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा व्यक्ति आपका दुश्मन है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाला गलत है। भावना एक सिग्नल है, वह हमेशा ट्रुथ नहीं होती। यही अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि हमारी भावनाएं इतनी आसानी से हमें प्रभावित क्यों करती हैं? क्योंकि हम सिर्फ वर्तमान में नहीं जीते, हमारे अंदर पुराने अनुभव लगातार काम करते रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बचपन में बार बार रिजेक्ट किया गया हो, तो बड़े होने के बाद छोटी सी आलोचना भी उसे बहुत बड़ी लग सकती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ पहले धोखा हुआ हो, तो वह नए रिश्ते में भी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। अगर किसी को पहले असफलता का बहुत डर रहा हो, तो वह नई अपॉर्चुनिटी आने पर भी पीछे हट सकता है। यानी वर्तमान की घटना कई बार अतीत की यादों को सक्रिय कर देती है, और फिर हम वर्तमान पर नहीं, अपने अतीत पर प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। इसीलिए खुद को समझना इतना जरूरी है। जब भी आपको किसी घटना पर बहुत ज्यादा इमोशनल रिएक्शन हो, तो तुरंत पूछिए, क्या मेरी प्रतिक्रिया सिर्फ इस घटना की वजह से है, या क्या इसमें मेरे पुराने अनुभव भी शामिल हैं? यह सवाल आपको अपनी सोच को थोड़ा पीछे हटकर देखने में मदद करेगा। अब एक और खतरनाक इमोशन की बात करते हैं, जलन, जेलसी। यह भावना लगभग हर इंसान में किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकती है। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमसे आगे निकलता है तो हमारा ईगो असहज हो सकता है। कोई दोस्त हमसे बेहतर मार्क्स ले आए, किसी की सोशल मीडिया पर हमसे ज्यादा ऑडियंस हो, किसी को वह अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो हम चाहते थे, तब हमारे अंदर एक आवाज आ सकती है, उसे यह कैसे मिल गया? और अगर हम सावधान न रहें तो यह भावना दूसरे व्यक्ति की सफलता से ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाने लगती है, क्योंकि तब हम अपनी प्रोग्रेस देखना बंद कर देते हैं। हम दूसरे की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करने लगते हैं। और कंपैरिजन एक ऐसा खेल है जिसमें दिमाग हमेशा नया लक्ष्य ढूंढता रहता है। आप किसी से आगे निकलते हैं, फिर कोई दूसरा आपसे आगे निकल जाता है, आप फिर उसे पकड़ना चाहते हैं, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इसलिए दूसरे लोगों को देखकर अपनी कीमत तय करना बहुत खतरनाक है। आपको यह देखना चाहिए कि आप कल कहां थे और आज कहां हैं, क्योंकि आपकी असली प्रतियोगिता आपका पिछला वर्जन है। अब बात करते हैं एंगर की। गुस्सा अपने आप में हमेशा बुरा नहीं है। कभी कभी गुस्सा हमें बताता है कि कुछ गलत हुआ है,
लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब गुस्सा हमारा ड्राइवर बन जाता है। गुस्से में हम ऐसी बातें बोल सकते हैं जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल हो जाता है। हम ऐसा फैसला कर सकते हैं जिसका असर महीनों या वर्षों तक रह सकता है। और सबसे अजीब बात यह है कि गुस्सा अक्सर कुछ मिनटों का होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत लंबा हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आपको बहुत गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लीजिए। कुछ मिनट की दूरी कई सालों का पछतावा बचा सकती है। एक और भावना है फियर, डर। डर हमें खतरे से बचाता है, लेकिन डर हमेशा वास्तविक खतरे और कल्पना किए गए खतरे में अंतर नहीं करता। कई लोग सिर्फ इसलिए कोई नया काम शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। वे सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन अक्सर असली सवाल यह होना चाहिए अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। क्योंकि कई बार फेलियर का डर फेलियर से भी बड़ा नुकसान कर देता है। इंसान उस चीज को खोने से बहुत डरता है जो उसके पास पहले से है। इसीलिए लोग खराब सिचुएशन में भी टिके रहते हैं, खराब आदतें नहीं छोड़ते, गलत फैसले को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि पीछे हटना हार मानना है। लेकिन कभी कभी पीछे हटना ही आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। यहां ईगो फिर सामने आता है। ईगो चाहता है कि हम हमेशा सही साबित हों, लेकिन समझदार इंसान का लक्ष्य हमेशा सही दिखना नहीं होता। उसका लक्ष्य सही फैसला लेना होता है। अगर आपने कोई गलत फैसला लिया है तो उसे बदल देना आपकी कमजोरी नहीं है, वह आपकी इंटेलिजेंस है। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अपनी गलती करना नहीं, अपनी गलती से चिपके रहना है। अब एक छोटा सा मेंटल एक्सरसाइज कीजिए। अगली बार जब आपको किसी बात पर बहुत तेज इमोशन महसूस हो तो तुरंत एक्शन मत लीजिए। पहले 3 सवाल पूछिए। मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? और अगर मैं शांत होता तो क्या मैं यही फैसला लेता? ये 3 सवाल आपकी हर समस्या हल नहीं करेंगे, लेकिन वे आपको रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच की दूरी दे देंगे। और कई बार यही छोटी सी दूरी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि रिएक्शन ऑटोमेटिक होती है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। रिएक्शन में इमोशन आपका फैसला करती है, रिस्पॉन्स में आप इमोशन को देखते हैं और फिर फैसला लेते हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत है। और जब आप अपनी इमोशंस को समझने लगते हैं तो आपको दूसरे लोगों को समझना भी आसान होने लगता है। आप पहचानने लगते हैं कि सामने वाला सिर्फ गुस्सा नहीं कर रहा, शायद वह असुरक्षित महसूस कर रहा है। वह सिर्फ आपकी आलोचना नहीं कर रहा, शायद उसे अपनी स्थिति खतरे में लग रही है। वह सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा, शायद वह अंदर से रिकॉग्निशन चाहता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर गलत व्यवहार को स्वीकार करना है। नहीं, किसी को समझना और उसके गलत व्यवहार को सही मानना अलग बातें हैं। समझदारी का मतलब है आप जानें कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है और फिर तय करें कि आपको उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। यही ह्यूमन नेचर को समझने की असली ताकत है। आप लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। आप हर इंसान की भावना नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी भावनाओं को पहचानना सीख सकते हैं। और जिस दिन आप अपनी भावनाओं के गुलाम रहने के बजाय उनके ऑब्जर्वर बन जाते हैं, उसी दिन आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन ह्यूमन नेचर का एक और खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ हमारी इमोशंस ही हमें प्रभावित नहीं करती। हमारे अंदर एक और शक्ति काम करती है जिसे हम अक्सर देख ही नहीं पाते। यह हमें दूसरों की नकल करने पर मजबूर करती है। हमें लगता है कि हम अपनी पसंद खुद बनाते हैं, लेकिन कई बार हमारी पसंद दूसरों की पसंद से बन रही होती है। हम वही चीज चाहते हैं जो दूसरे चाहते हैं। हम वही हासिल करना चाहते हैं जिसकी समाज में कीमत है। और कभी कभी हम पूरी जिंदगी किसी ऐसी चीज के पीछे भागते रहते हैं जिसकी हमें असल में जरूरत ही नहीं थी। अगले पार्ट में हम इसी रहस्य को समझेंगे। डिजायर, कंपैरिजन और सोशल इन्फ्लुएंस। क्यों हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं? क्यों किसी दूसरे की सफलता हमें अपनी असफलता जैसी महसूस होने लगती है? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या आपकी इच्छाएं सच में आपकी अपनी हैं? यह सवाल शायद जितना आसान लगता है, उसका जवाब उतना ही खतरनाक है। पार्ट 3 में मिलते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं। हम क्या खरीदेंगे, क्या पहनेंगे, किस करियर को चुनेंगे, किस इंसान जैसा बनना चाहते हैं, किस चीज को सफलता मानेंगे और किस चीज को असफलता। हमें लगता है कि यह सब हमारी अपनी पसंद है। लेकिन एक सवाल कभी कभी खुद से पूछिए, अगर आपके आसपास कोई दूसरा इंसान नहीं होता तो क्या आप वही चीजें चाहते जो आज चाहते हैं? यही सवाल ह्यूमन नेचर को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी इच्छाओं से नहीं चलता, वह दूसरों की इच्छाओं को देखकर भी अपनी इच्छाएं बनाता है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं और वहां एक साधारण सी घड़ी रखी है। आपको वह खास पसंद नहीं आती। फिर अचानक आप देखते हैं कि आपके सामने 5 लोग वही घड़ी खरीद रहे हैं। आपके दिमाग में तुरंत एक विचार आ सकता है, शायद यह घड़ी अच्छी है। अब उसी घड़ी की कीमत आपको पहले से थोड़ी ज्यादा लगने लगती है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों की पसंद ने आपकी परसेप्शन बदल दी। आपने घड़ी को उसकी असली जरूरत के आधार पर नहीं देखा, आपने उसे दूसरों की पसंद के आधार पर देखना शुरू कर दिया। यही सोशल इन्फ्लुएंस है। और यह सिर्फ शॉपिंग तक सीमित नहीं है, यह हमारी पूरी जिंदगी में मौजूद है। हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह की भाषा बोलते हैं, किस तरह का करियर चुनते हैं, किस तरह का घर चाहते हैं, किस तरह की गाड़ी को सक्सेस मानते हैं। यहां तक कि कई बार हम ये भी दूसरों से सीखते हैं कि हमें किस चीज से खुश होना चाहिए। सोचिए, अगर पूरी दुनिया आपको यह बताती रहे कि करोड़पति बनना ही सफलता है, तो कुछ समय बाद आपका दिमाग भी उसी को सफलता मानने लगेगा। अगर सोशल मीडिया आपको लगातार दिखाता रहे कि दूसरे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, बड़े घरों में रह रहे हैं और शानदार जिंदगी जी रहे हैं, तो आपकी अपनी सामान्य जिंदगी अचानक कम लगने लग सकती है। हालांकि आपकी जिंदगी में कुछ भी खराब नहीं हुआ, सिर्फ कंपैरिजन का स्केल बदल गया। और यही कंपैरिजन का सबसे खतरनाक हिस्सा है। आप अपनी जिंदगी को उसकी वास्तविक स्थिति से नहीं देखते, आप उसे किसी दूसरे की हाईलाइट रील के साथ कंपेयर करने लगते हैं। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बड़ा कर दिया है, क्योंकि वहां हमें किसी इंसान की पूरी जिंदगी नहीं दिखाई देती। हमें उसकी जिंदगी के चुने हुए कुछ पल दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन कुछ पलों की तुलना अपनी पूरी जिंदगी से करने लगता है। दूसरा व्यक्ति अपनी सबसे अच्छी फोटो पोस्ट करता है, आप उसे देखते हैं और अपनी सामान्य जिंदगी के बारे में सोचते हैं। दूसरा व्यक्ति अपनी सक्सेस दिखाता है, आप अपनी स्ट्रगल देखते हैं। दूसरा व्यक्ति अपनी जीत दिखाता है, आप अपनी हार याद करते हैं। और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि बाकी सब लोग आपसे आगे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप उनकी पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, आप सिर्फ उनका सिलेक्टेड वर्जन देख रहे हैं। इसीलिए कंपैरिजन हमेशा रियलिटी नहीं दिखाता। अब सवाल यह है कि हम दूसरों की सफलता से इतना प्रभावित क्यों होते हैं? क्योंकि इंसान सोशल क्रीचर है। हम अकेले नहीं जीते, हमें दूसरों से एक्सेप्टेंस चाहिए। हमें महसूस करना होता है कि हम किसी ग्रुप का हिस्सा हैं। और जब हमें लगता है कि हम दूसरों से पीछे हैं, तो हमारे अंदर असुरक्षा पैदा हो सकती है। यहीं से एनवी जन्म लेती है। किसी दूसरे व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं, उसकी सफलता हमें अपनी कमी जैसी महसूस होने लगती है। और अगर हम सावधान नहीं हैं, तो हम उस व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं, जबकि असली समस्या हमारे अंदर पैदा हुई कंपैरिजन है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, दूसरे की सफलता आपका फेलियर नहीं है। अगर आपका दोस्त एग्जाम में आपसे ज्यादा मार्क्स लाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार थी। अगर कोई दूसरा क्रिएटर आपसे तेजी से ग्रो करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका रास्ता खत्म हो गया। अगर किसी को आपसे पहले सक्सेस मिल गई, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है, लेकिन ईगो और कंपैरिजन हमें यह भूलने पर मजबूर कर देते हैं। वे कहते हैं, वो आगे निकल गया, तुम पीछे रह गए, तुम्हें भी वही चाहिए।
और फिर हम अपनी मंजिल छोड़कर किसी और की रेस में शामिल हो जाते हैं। यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी अपनी मंजिल क्या है, तो कोई भी व्यक्ति आपको अपनी दिशा में खींच सकता है। मान लीजिए आप एक शांत जिंदगी चाहते हैं, आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद है, आपको एक अच्छा काम करना है और आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना है। लेकिन फिर आप देखते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, उसकी बड़ी गाड़ी है, उसका बड़ा घर है और सोशल मीडिया पर हजारों लोग उसे फॉलो करते हैं। अब आपको लग सकता है कि आपकी जिंदगी छोटी है। आप अपनी प्रायोरिटीज बदल देते हैं, आप ज्यादा पैसा कमाने की दौड़ में लग जाते हैं। फिर पैसा आता है, लेकिन समय चला जाता है और एक दिन आपको एहसास होता है कि आपने उस जिंदगी को पाने में वर्षों लगा दिए, जो शायद आपने कभी चाही ही नहीं थी। आपने सिर्फ इसलिए चाही क्योंकि बाकी लोग उसे चाहते थे। यही वह जगह है जहां हमें अपनी इच्छाओं की जांच करनी चाहिए। खुद से पूछना चाहिए, मैं ये क्यों चाहता हूं? अगर जवाब है क्योंकि सबके पास है, तो थोड़ा रुकिए। अगर जवाब है क्योंकि लोग मुझे सफल समझेंगे, तो फिर से सोचिए। लेकिन अगर जवाब है क्योंकि ये मेरे वैल्यूज और मेरे जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है, तो शायद वह इच्छा सच में आपकी है। यह छोटा सा फर्क आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अब एक और चीज समझिए, लोग सिर्फ हमारी इच्छाओं को प्रभावित नहीं करते, वे हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। अगर आपके आसपास के लोग हर समय शिकायत करते हैं, तो कुछ समय बाद आपको भी हर चीज में समस्या दिखाई देने लग सकती है। अगर आपके दोस्त मेहनत करने वाले हैं, तो आपकी अपनी मेहनत बढ़ सकती है। अगर आपके आसपास के लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं और अपने गोल्स पर काम करते हैं, तो आपके लिए भी ऐसा करना आसान हो जाता है। यानी एनवायरनमेंट सिर्फ आपके आसपास नहीं होता, एनवायरनमेंट आपकी आदतों को भी आकार देता है। इसीलिए यह देखना बहुत जरूरी है कि आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि समय के साथ आप सिर्फ उनके साथ बातें नहीं करते, आप उनके स्टैंडर्ड्स भी सीखते हैं, उनकी सोच सीखते हैं, उनकी आदतें सीखते हैं और कई बार उनकी इच्छाएं भी सीख लेते हैं। यही कारण है कि अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो सिर्फ अपने गोल्स बदलना काफी नहीं है, कभी कभी अपना एनवायरनमेंट भी बदलना पड़ता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपने पुराने सभी दोस्तों को छोड़ देना चाहिए, नहीं। मतलब सिर्फ इतना है कि आपको यह समझना चाहिए कि कौन सा एनवायरनमेंट आपको बेहतर बनाता है और कौन सा आपको पीछे खींचता है। एक अच्छा दोस्त आपकी कमजोरी पर हंसने के बजाय आपको बेहतर बनने में मदद करेगा। एक अच्छा दोस्त आपकी सफलता से जलने के बजाय खुश होगा और एक अच्छा दोस्त आपको वही नहीं बताएगा जो आप सुनना चाहते हैं, वह कभी कभी वह भी बताएगा जो आपको सुनना जरूरी है। यही फर्क है इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में। इन्फ्लुएंस हर जगह है। आप अपने परिवार से प्रभावित होते हैं, अपने टीचर्स से प्रभावित होते हैं, दोस्तों से प्रभावित होते हैं, बुक से प्रभावित होते हैं। यह स्वाभाविक है। समस्या तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति आपकी कमजोरियों को समझकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। अगर कोई जानता है कि आपको अप्रूवल की बहुत जरूरत है, तो वह आपकी तारीफ करके आपको अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर उसे पता है कि आप दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, तो वह आपको लगातार दूसरे लोगों से कंपेयर कर सकता है। अगर उसे पता है कि आपको रिजेक्शन से डर लगता है, तो वह उस डर का फायदा उठा सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को समझना सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं है, यह सेल्फ प्रोटेक्शन भी है। जिस कमजोरी को आप पहचानते नहीं हैं, कोई दूसरा उसे पहचान कर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहां भी एक सावधानी जरूरी है। हर इन्फ्लुएंस को मैनिपुलेशन मत समझिए। अगर कोई आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, तो जरूरी नहीं कि वह आपको मैनिपुलेट कर रहा हो। अगर कोई टीचर आपको आपकी गलती दिखाता है, तो वह आपके खिलाफ नहीं है। अगर कोई दोस्त आपको सच बताता है, तो हो सकता है कि वह आपकी मदद कर रहा हो। इसलिए सिर्फ बिहेवियर नहीं देखना है, इंटेंट और पैटर्न भी देखना है। एक बार की घटना से किसी इंसान का पूरा कैरेक्टर तय नहीं किया जा सकता।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी इनसिक्योरिटी का इस्तेमाल करता है, आपको दूसरों से कंपेयर करता है और आपको अपने फैसलों पर शक करवाता है, तो वहां सावधान होना जरूरी है। ह्यूमन नेचर को समझने का मतलब लोगों को लेबल्स देना नहीं है। इसका मतलब है पैटर्न्स पहचानना। अब वापस अपनी इच्छाओं पर आते हैं। हमारे जीवन में कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम बिना जांचे स्वीकार कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमें महंगा फोन चाहिए। क्यों? क्योंकि नया मॉडल आया है। हमें लगता है कि हमें बड़ी कार चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग उसे स्टेटस से जोड़ते हैं। हमें लगता है कि हमें हर जगह रिकॉग्निशन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर लोग हमें नहीं पहचानते तो हम महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन अगर आप इन इच्छाओं के पीछे जाएंगे तो कई बार उनके पीछे एक ही भावना मिलेगी, अप्रूवल। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें इंपॉर्टेंट समझें, और यही ह्यूमन नेचर का एक गहरा हिस्सा है। हम सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, हम अक्सर उन चीजों के साथ एक आइडेंटिटी खरीदते हैं। एक महंगी घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, वह किसी के लिए स्टेटस का सिंबल हो सकती है। एक बड़ा ऑफिस सिर्फ काम करने की जगह नहीं होता, वह किसी के लिए अचीवमेंट का सिंबल हो सकता है। एक बड़ी ऑडियंस सिर्फ नंबर्स नहीं होती, वह किसी के लिए वैलिडेशन बन सकती है। और जब हमारी आइडेंटिटी किसी बाहरी चीज से जुड़ जाती है तो उसे खोने का डर भी बढ़ जाता है। इसीलिए हमें कभी कभी यह पूछना चाहिए, अगर कोई मुझे देख ही नहीं रहा होता तो क्या मैं फिर भी यही चाहता? यह सवाल बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह आपको आपकी असली इच्छा और सोशल अप्रूवल के बीच का अंतर दिखा सकता है। हो सकता है आपका जवाब वही रहे, और यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन हो सकता है आपको एहसास हो कि आप किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जिसकी आपको असल में जरूरत नहीं। और अगर ऐसा है तो यह एहसास भी एक तरह की आजादी है, क्योंकि अब आप दूसरों की इच्छा नहीं, अपनी जिंदगी चुन सकते हैं। यही ह्यूमन नेचर को समझने का असली फायदा है। आप दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप दूसरे लोगों की इच्छाएं नहीं बदल सकते, आप यह तय नहीं कर सकते कि लोग आपको कितना पसंद करेंगे, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि उनकी राय आपके जीवन पर कितना असर डालेगी। आप यह तय कर सकते हैं कि किससे सीखना है, किससे दूरी रखनी है, किसकी सफलता से प्रेरणा लेनी है और किसकी सफलता से खुद की तुलना नहीं करनी है। क्योंकि किसी दूसरे की मंजिल देखकर अपनी दिशा बदल देना प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस तब है जब आप जानते हैं कि आपको कहां जाना है और क्यों जाना है। और यही सवाल हमें अगले चरण तक ले जाता है। अगर हम अपनी इमोशंस और डिजायर्स को समझ लें तो क्या हम दूसरों के व्यवहार को भी पहले से बेहतर समझ सकते हैं? क्या हम पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति सच में हमारी मदद कर रहा है या सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे करीब आ रहा है? क्या हम यह समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति इतना गुस्सा क्यों करता है? क्यों कुछ लोग हर बातचीत को अपने बारे में बना देते हैं? क्यों कुछ लोग दूसरों की सफलता बर्दाश्त नहीं कर पाते? और क्यों कुछ लोग बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से लगातार अप्रूवल खोजते रहते हैं? अगले पार्ट में हम ह्यूमन नेचर के इसी और गहरे हिस्से में जाएंगे। हम बात करेंगे ईगो, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर और लोगों के हिडन मोटिव्स की, क्योंकि हर इंसान के अंदर अपनी एक कहानी चल रही होती है। और अगर आप उस कहानी को समझना सीख गए तो आपको लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार दिखाई देने लगेंगे। और शायद यहीं से लोगों को समझने की असली शुरुआत होती है। अब तक हमने समझा कि इंसान हमेशा उतना रैशनल नहीं होता जितना वह खुद को समझता है। हमारी इमोशंस हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। हमारी इच्छाएं कई बार दूसरों से जन्म लेती हैं, और कंपैरिजन हमें ऐसी दौड़ में डाल सकता है जिसे हमने खुद चुना ही नहीं था। लेकिन अब ह्यूमन नेचर का एक और गहरा हिस्सा सामने आता है। लोग हमेशा वही नहीं कहते जो वे वास्तव में महसूस करते हैं। कई बार उनके शब्द कुछ और कहते हैं लेकिन उनका व्यवहार कुछ और। कोई व्यक्ति कह सकता है कि वह आपकी सफलता से खुश है, लेकिन उसके चेहरे का भाव, उसका व्यवहार और आपकी उपलब्धि के बाद
उसका बदलता हुआ रवैया कुछ और कहानी बता सकता है। कोई कह सकता है कि वह आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि उसके पीछे कोई दूसरा उद्देश्य हो। और कभी कभी सबसे मुश्किल बात यह होती है कि सामने वाला खुद भी अपने असली मोटिव को पूरी तरह नहीं समझता। यही ह्यूमन नेचर को इतना जटिल बनाता है। हर इंसान के अंदर एक बाहरी चेहरा होता है और एक अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया को वह नियंत्रित कर सकता है। वह तय कर सकता है कि क्या बोलना है, कैसे दिखना है और लोगों के सामने कैसी इमेज बनानी है। लेकिन अंदर की दुनिया में उसकी इच्छाएं, डर, असुरक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं और पुराने अनुभव काम कर रहे होते हैं। इसीलिए किसी इंसान को समझने के लिए सिर्फ उसके शब्दों को सुनना पर्याप्त नहीं है। आपको उसके पैटर्न्स देखने होंगे। वह बार बार क्या करता है, किस परिस्थिति में उसका व्यवहार बदलता है, उसे किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, वह किस तरह की तारीफ चाहता है, किस बात पर उसे सबसे ज्यादा असुरक्षा महसूस होती है, और जब उसे कोई फायदा नहीं मिलता तब वह आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। इन सवालों के जवाब आपको किसी व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में उसकी बातों से ज्यादा बता सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति है जो हर बातचीत में अपनी उपलब्धियों का जिक्र करता है। वह हर समय बताता है कि उसने क्या हासिल किया, कितने लोग उसे जानते हैं और दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। पहली नजर में वह बहुत कॉन्फिडेंट लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह वास्तव में कॉन्फिडेंट हो। कई बार लगातार अपनी महानता साबित करने की जरूरत अंदर की इनसिक्योरिटी का संकेत हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने मूल्य का भरोसा होता है उसे हर समय दूसरों से अपना मूल्य साबित करने की जरूरत कम होती है। वह अपने काम पर ध्यान दे सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बार बार अप्रूवल चाहता है वह अपनी इमेज को लेकर बहुत सेंसिटिव हो सकता है। थोड़ी सी आलोचना उसे बहुत परेशान कर सकती है। किसी दूसरे की सफलता उसे असहज कर सकती है, और अगर कोई उसकी गलतियां दिखा दे तो वह फीडबैक को हमला समझ सकता है। यही हमें ईगो को समझना होगा। ईगो सिर्फ घमंड नहीं है। ईगो हमारी वह मानसिक इमेज है जो हमने अपने बारे में बना रखी है। हम खुद को किस तरह का इंसान मानते हैं, यही हमारी सेल्फ इमेज है। समस्या तब शुरू होती है जब वास्तविकता हमारी इस इमेज से टकराती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति खुद को बहुत इंटेलिजेंट मानता है। अब कोई उससे ऐसी बात कह देता है जिसे वह नहीं जानता। अगर वह कहे, मुझे नहीं पता, मैं सीखना चाहता हूं, तो उसकी आइडेंटिटी सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर उसका ईगो मजबूत है तो वह शायद सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे सिर्फ जानकारी की कमी महसूस नहीं हो रही, उसे अपनी आइडेंटिटी पर खतरा महसूस हो रहा है। यही वजह है कि कई बार लोग फैक्ट से नहीं लड़ रहे होते, वे अपनी सेल्फ इमेज को बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं। और यह बात सिर्फ दूसरों पर लागू नहीं होती। हम सभी में इसका कोई ना कोई रूप मौजूद हो सकता है। हम अपने बारे में कुछ धारणाएं बना लेते हैं। मैं बहुत मेहनती हूं, मैं हमेशा सही फैसला लेता हूं, मैं बहुत अच्छा दोस्त हूं, मैं किसी से जलता नहीं हूं। लेकिन जब कोई परिस्थिति इन धारणाओं को चुनौती देती है तब हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। यही सेल्फ अवेयरनेस है। खुद को अच्छा समझना आसान है, खुद को ईमानदारी से देखना मुश्किल है, क्योंकि खुद को देखने के लिए हमें अपनी कमियां भी स्वीकार करनी पड़ती हैं, और ईगो को यही सबसे ज्यादा पसंद नहीं है। अब एक और ह्यूमन बिहेवियर समझिए। लोग अक्सर अपनी गलतियों के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों के लिए उनके कैरेक्टर को। अगर हम देर से पहुंचे तो हमारे पास कोई कारण होता है। अगर दूसरा व्यक्ति देर से पहुंचे तो हम सोच सकते हैं कि वह केयरलेस है। अगर हम किसी से गुस्से में बात करें तो हमारे पास कोई वजह होती है। अगर दूसरा व्यक्ति हमसे गुस्से में बात करे तो हम कह सकते हैं कि उसका एटीट्यूड खराब है। इंसान अपने व्यवहार को परिस्थिति से जोड़ता है और दूसरों के व्यवहार को उनके कैरेक्टर से। इस बायस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं पहचानेंगे तो आप दूसरों को बहुत जल्दी जज करेंगे।
किसी व्यक्ति का एक खराब दिन उसके पूरे कैरेक्टर का प्रमाण नहीं है। किसी की एक गलती से उसकी पूरी पर्सनालिटी तय नहीं की जा सकती। इसीलिए एक घटना नहीं, पैटर्न देखिए। अगर कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है तो उसे गलती मान सकते हैं। अगर वही व्यवहार बार बार दोहराया जाता है तब वह पैटर्न बन सकता है, और पैटर्न कैरेक्टर के बारे में ज्यादा जानकारी देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बार अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। हो सकता है उसके पास वास्तविक समस्या रही हो, लेकिन अगर वह लगातार वादे करता है और फिर उन्हें तोड़ देता है तो अब यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह उसका व्यवहारिक पैटर्न है। इसी तरह कोई व्यक्ति एक बार आपकी आलोचना करता है तो वह जरूरी नहीं कि आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर वह लगातार आपकी कमजोरियों को दूसरों के सामने हाईलाइट करता है, आपकी सफलता को छोटा बताता है और आपको दूसरों से कंपेयर करता है, तो आपको उसके व्यवहार को गंभीरता से देखना चाहिए। यहां एक महत्वपूर्ण फर्क है। लोगों को समझना और लोगों पर शक करना एक ही बात नहीं है। ह्यूमन नेचर को समझने का मतलब यह नहीं कि आप हर इंसान के पीछे हिडन एजेंडा खोजने लगे। अगर आप हर मुस्कान को फेक समझने लगेंगे और हर मदद के पीछे कोई फायदा खोजेंगे तो आप खुद अपने जीवन को मुश्किल बना देंगे। समझदारी का मतलब सस्पिशियस होना नहीं है। समझदारी का मतलब है जल्दबाजी में निर्णय न लेना, लोगों को समय देना, उनके एक्शंस को देखना और अपने निर्णय को एविडेंस के आधार पर बनाना। अब बात करते हैं नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की। हर सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति नार्सिसिस्ट नहीं होता, और किसी को सिर्फ कुछ व्यवहारों के आधार पर कोई साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस देना सही नहीं है। लेकिन कुछ सामान्य व्यवहार ऐसे होते हैं जिन्हें पहचानना उपयोगी हो सकता है, जैसे हर बातचीत को अपने बारे में करना, लगातार दूसरों से प्रशंसा की उम्मीद करना, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने में कठिनाई महसूस करना, दूसरों की सफलता को कम करके दिखाना, आलोचना मिलने पर बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाना और दूसरों की भावनाओं को समझने में लगातार कमी दिखाना। इनमें से एक व्यवहार किसी इंसान को परिभाषित नहीं करता, लेकिन अगर कई पैटर्न्स लगातार दिखाई दें तो आपको उस रिश्ते में अपनी बाउंड्रीज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों लोगों की भावनाओं और जरूरतों की जगह होती है। एक व्यक्ति हमेशा सेंटर में रहे और दूसरा हमेशा उसकी जरूरतों के हिसाब से चले तो रिश्ता असंतुलित हो सकता है। यही बात फ्रेंडशिप में भी लागू होती है। एक अच्छा दोस्त आपकी सफलता से खतरा महसूस नहीं करता, वह आपकी जीत को अपनी हार नहीं मानता। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो वह खुश हो सकता है, और अगर आप गिर रहे हैं तो वह आपको संभालने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एक टॉक्सिक पैटर्न में व्यक्ति आपकी सफलता के समय दूरी बना सकता है और आपकी कमजोरी के समय करीब आ सकता है, क्योंकि उसे आपकी खुशी से नहीं, आपकी कमजोरी से फायदा मिलता है। ऐसे व्यवहार को पहचानने के लिए एक आसान तरीका है। ध्यान दीजिए कि वह व्यक्ति आपकी जिंदगी के किस वर्जन में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। जब आप उससे पीछे होते हैं तब क्या वह खुश रहता है? जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तब क्या उसका व्यवहार बदल जाता है? जब आपको उसकी जरूरत होती है तब क्या वह मौजूद रहता है? और जब उसे आपकी जरूरत होती है तब क्या वह आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद करता है? इन सवालों के जवाब आपको बहुत कुछ समझा सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के बाद भी आपको उसके बारे में तुरंत फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई न कोई संघर्ष चल रहा हो सकता है। किसी का खराब व्यवहार उसकी अपनी इनसिक्योरिटी से आया हो सकता है, किसी का गुस्सा पुराने अनुभवों से जुड़ा हो सकता है, किसी की जेलसी उसके अंदर के डर से पैदा हो सकती है। यह समझना आपको कंपैशन दे सकता है, लेकिन कंपैशन का मतलब बाउंड्रीज खत्म करना नहीं है। आप किसी की परेशानी समझ सकते हैं और फिर भी उसके गलत व्यवहार को स्वीकार न करें। आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति असुरक्षित है और फिर भी उसे आपको बार बार अपमानित करने की अनुमति न दें। आप किसी की कहानी समझ सकते हैं और फिर भी अपने लिए सही फैसला ले सकते हैं। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। अब सवाल आता है कि हम लोगों के हिडन मोटिव्स को समझें कैसे?
सबसे पहला तरीका है वर्ड से ज्यादा एक्शंस देखना। अगर कोई कहता है कि वह आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो देखिए कि असहमति के समय उसका व्यवहार कैसा होता है। अगर कोई कहता है कि वह आपकी सफलता से खुश है, तो देखिए कि आपकी सफलता के बाद उसका व्यवहार कैसा होता है। अगर कोई कहता है कि वह आपके लिए हमेशा मौजूद रहेगा, तो मुश्किल समय में वह क्या करता है। क्योंकि वर्ड्स आसान हैं, एक्शंस की कीमत ज्यादा होती है। दूसरा तरीका है, देखिए कि व्यक्ति उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जिनसे उससे कोई फायदा नहीं मिलता। किसी व्यक्ति का कैरेक्टर सिर्फ उसके सीनियर के सामने नहीं दिखता। वह उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है जो उससे कम पावर में है, यह ज्यादा कुछ बता सकता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पावरफुल लोगों के साथ सम्मान से पेश आता है और बाकी लोगों को नीचा समझता है, तो यह उसके कैरेक्टर के बारे में एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। तीसरा तरीका है, उसकी प्रतिक्रिया देखिए जब उसे ना कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है। जो व्यक्ति आपकी बाउंड्री का सम्मान करता है, वह आपकी बात पसंद न आने के बावजूद उसका सम्मान कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल तब तक अच्छा व्यवहार करता है जब तक आप उसकी बात मानते हैं, उसके व्यवहार को ध्यान से देखना चाहिए। क्योंकि असली कैरेक्टर तब दिखाई देता है जब किसी व्यक्ति को वह नहीं मिलता जो वह चाहता है। चौथा तरीका है, क्रिटिसिज्म पर उसकी प्रतिक्रिया देखिए। कोई भी इंसान आलोचना सुनकर हमेशा खुश नहीं होगा। यह स्वाभाविक है, लेकिन क्या वह शांत होकर सोच सकता है कि आलोचना में कुछ सच्चाई है या नहीं, या वह तुरंत सामने वाले को दोष देने लगता है। यह फर्क बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीखने वाला इंसान फीडबैक को पूरी तरह स्वीकार न करे, फिर भी उसे सुन सकता है। ईगो वाला इंसान कई बार फीडबैक को अपनी आइडेंटिटी पर हमला समझ सकता है। और पांचवां तरीका है, समय। समय सबसे अच्छा फिल्टर है। एक इंसान कुछ दिनों तक एक इमेज बनाए रख सकता है, कुछ हफ्तों तक भी, लेकिन लंबे समय तक पैटर्न्स छिपाना मुश्किल होता है। इसीलिए किसी नए इंसान पर बहुत जल्दी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। उसे समय दीजिए, उसके साथ अलग अलग परिस्थितियों में समय बिताइए। देखिए कि वह स्ट्रेस में कैसा है, सक्सेस में कैसा है, फेलियर में कैसा है। जब उसकी बात मानी जाए तब कैसा है, और जब उसकी बात न मानी जाए तब कैसा है। यही परिस्थितियां इंसान के अलग अलग चेहरे सामने लाती हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, इस पूरी जानकारी का उद्देश्य आपको लोगों से डराना नहीं है। उद्देश्य यह है कि आप लोगों को अधिक स्पष्टता से समझें। क्योंकि अगर आप ह्यूमन नेचर को नहीं समझते, तो आप हर व्यवहार को पर्सनल ले सकते हैं। कोई आपको इग्नोर करे तो आपको लगेगा कि आप बेकार हैं। कोई आपकी आलोचना करे तो आपको लगेगा कि वह आपसे नफरत करता है। कोई आपसे आगे निकल जाए तो आपको लगेगा कि आप असफल हैं। लेकिन जब आप ह्यूमन नेचर को समझते हैं, तो आप हर चीज को अपनी कीमत से जोड़ना बंद कर देते हैं। आप समझते हैं कि सामने वाले का व्यवहार कई बार उसके अपने अंदर की कहानी का परिणाम होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर गलत व्यवहार को इग्नोर कर दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर चीज को अपनी सेल्फ वर्थ का फैसला न बनने दें। यही मानसिक स्वतंत्रता है। आप लोगों को समझ सकते हैं बिना उनके हर व्यवहार को अपने दिल पर लिए। आप उनकी इनसिक्योरिटी देख सकते हैं बिना उनकी इनसिक्योरिटी को अपनी जिम्मेदारी बनाए। आप उनकी एम्बिशन समझ सकते हैं बिना उनकी रेस में शामिल हुए। और आप उनके हिडन मोटिव्स को पहचान सकते हैं बिना खुद मैनिपुलेटिव बने। क्योंकि ह्यूमन नेचर को समझने की सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है खुद को कंट्रोल करना। अगर आप किसी की कमजोरी पहचान कर उसका फायदा उठा सकते हैं, तो वह इंटेलिजेंस नहीं है। अगर आप किसी के डर को समझकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यह कैरेक्टर की ताकत नहीं है। असली ताकत यह है कि आप इंसान को समझें और फिर भी अपने प्रिंसिपल्स के अनुसार व्यवहार करें। आपको पता हो कि सामने वाला क्या चाहता है, आपको पता हो कि उसकी भावना क्या हो सकती है, आपको उसके पैटर्न दिखाई दे, लेकिन फिर भी आपका फैसला आपके वैल्यूज से आए। यही फर्क एक समझदार इंसान और एक चालाक इंसान के बीच होता है। चालाक इंसान दूसरों को पढ़कर उनका फायदा उठाता है,
समझदार इंसान दूसरों को पढ़कर खुद को बेहतर तरीके से संभालता है, और यही इस पूरी किताब की दिशा को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ह्यूमन नेचर को समझना इसलिए जरूरी नहीं कि आप हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सके। ह्यूमन नेचर को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोगों को उनकी वास्तविकता के करीब देखकर समझ सकें, और उससे भी ज्यादा जरूरी ताकि आप खुद को भी समझ सकें। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपनी इमोशंस, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी डिजायर्स और अपना ईगो समझ में नहीं आता, वह दूसरों को समझने की कोशिश में बार बार गलती करेगा। इसीलिए अगला कदम दूसरों को पढ़ना नहीं, खुद को पढ़ना है। आप किन चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? आपको किस तरह की तारीफ सबसे ज्यादा पसंद है? किस तरह की आलोचना आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है? आप किस व्यक्ति से कंपैरिजन करते हैं? आप किस चीज को खोने से सबसे ज्यादा डरते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई आपकी इमेज को चुनौती दे तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? इन सवालों के जवाब आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर की सबसे बड़ी किताब बाहर की दुनिया नहीं है, वह हमारे अंदर है। और जितना ईमानदारी से हम उसे पढ़ेंगे, उतना ही बेहतर हम खुद को और दूसरों को समझ पाएंगे। लेकिन अभी एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने ईगो और इमोशन से प्रभावित नहीं होता, वह अपने आसपास के लोगों की साइकोलॉजी से भी प्रभावित होता है। कुछ लोग हमारे अंदर का सबसे अच्छा हिस्सा बाहर निकालते हैं, और कुछ लोग हमारी कमजोरियों को लगातार ट्रिगर करते हैं। कुछ रिश्ते हमें मजबूत बनाते हैं, कुछ रिश्ते हमें धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर देते हैं। तो सवाल यह है, हम कैसे पहचानें कि कौन से लोग हमारी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं और कौन से लोग हमें पीछे खींच रहे हैं? और क्या हम खुद भी कभी किसी दूसरे व्यक्ति की ग्रोथ के रास्ते में खड़े होते हैं? अगले और अंतिम पार्ट में हम इसी बात को समझेंगे। हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल, हेल्थी बाउंड्रीज और ह्यूमन नेचर को समझकर एक बेहतर इंसान बनने की। क्योंकि लोगों को समझना तभी उपयोगी है जब उस समझ का इस्तेमाल सबसे पहले खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाए। इंसानों को समझने की सबसे बड़ी शुरुआत खुद को समझने से होती है। अपनी इमोशंस को पहचानो, अपने गुस्से, जलन, डर और ईगो को समझो। हर बार दूसरों को दोष देने से पहले खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? दूसरों की सफलता को अपनी असफलता मत समझो। हर किसी की जर्नी अलग होती है। लोगों के वर्ड से ज्यादा उनके एक्शंस और पैटर्न्स को देखो, लेकिन हर इंसान पर शक भी मत करो। याद रखो, आप हर व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरों को समझना अच्छी बात है, लेकिन खुद को समझ लेना असली ताकत है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही पावरफुल बुक्स की आसान और प्रैक्टिकल समरीज के लिए जुड़े रहिए ऑडियो बुक्स वर्ल्ड के साथ, क्योंकि एक अच्छी किताब आपकी सोच बदल सकती है और बदली हुई सोच आपकी पूरी जिंदगी।